दोस्तों नमस्कार। इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1800 सवाल। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। f है फोकस दूरी, v है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु दूरी। ये है लेंस सूत्र। इसके जगह पर आप प्लस कर दो इस माइनस के स्थान पर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। डिंब वाहिनी नलिका में निषेचन की प्रक्रिया होती है। 9 महीने तक बच्चे का विकास जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास, ये गर्भाशय में होता है। 9 महीने पूरे होने के बाद ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है। महिला बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है, जिससे जो गर्भाशय है संकुचित होता है। और उसके बाद गर्भाशय में संकुचन होने के बाद ग्रीवा से होते हुए योनि से बच्चा बाहर आता है। सी हमारा आंसर होगा। किसी तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। क्योंकि 3 कक्ष है तो ये जो तत्व है ये आवर्त 3 का है। कोशों की संख्या या फिर कक्षाओं की संख्या बराबर आवर्त संख्या, यानी कि आवर्त 3 का ये तत्व है और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, तो ये अक्रिय तत्व होगा। इनर्ट एलिमेंट वही है जो पूरी तरह से भरे होते हैं। हर कोश जो है इनके भरे होते हैं। तो अक्रिय तत्व ग्रुप नंबर 18 के तत्व है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये है। तो तीसरे आवर्त में है कौन सा तत्व? आर्गन। पहला में है हीलियम, दूसरा में है ये नियोन और तीसरा में ये आर्गन। तो आर्गन हमारा आंसर। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है। अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज, और सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ +1 है तो प्लस हटा करके यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस हटा करके नीचे 2 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा NH4 का होल ट्वाइस SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4। सी हमारा आंसर हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करना है। ओम के नियम के अनुसार V/I बराबर ये क्या होता है? कांस्टेंट। V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये तो हमारा सही है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू में R, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है V/I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी सही है। V डायरेक्टली I के होता है। V बढ़ाओगे I बढ़ जाएगा, I बढ़ाओगे V बढ़ जाएगा, ये भी सही है। सी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों के कणों के बीच होगा। कणों के बीच आकर्षण बल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आकर्षण बल मतलब कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उसके बारे में बताना है। उनके हिसाब से बताना है आरोही क्रम में। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा ठोस के कणों के बीच होता है, उससे कम होता है द्रव के कणों के बीच, और सबसे कम होता है गैस के कणों के बीच। तो यहाँ पर ठोस है मोम, आपका द्रव हो गया यहाँ पर जल, और गैस यहाँ पर है नाइट्रोजन। हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जल, तब जाकर के मोम। सी हमारा आंसर। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहा पर लाल भूरे रंग की कोटिंग चढ़ जाती है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर होता है जो कि द्रव के घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर जो कि दूध के शुद्धता को मापता है, या फिर बोल दो दूध के घनत्व को मापता है। उसके बाद पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, तो A, B, D ये सारे बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। हाइग्रोमीटर जो कि आर्द्रता को मापता है, ये इस पर आधारित नहीं है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन डोबेरेनर त्रिक का उदाहरण नहीं है? डोबेरेनर ने 3 राइट्स दिए थे। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, यानी ये 3 राइट्स दिए थे, ये नहीं था। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड डैश ऑक्साइड है। कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है। तो अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ए हमारा आंसर। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए, इसे सामान्य बनाने के लिए इसे ट्रीट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा। दिए गए समूह में असंगत की पहचान करें। हाइड्रा है, सी एनीमोन है, साइकन है, जेलीफिश है। यहाँ जो हाइड्रा है, उसके बाद सी एनीमोन है और जेलीफिश है, ये सारे जो जानवर है ये है निडेरिया फाइलम के, यानी फाइलम सिलेंड्रेटा। निडेरिया बोलो या फिर सिलेंड्रेटा, यानी ये सारे के सारे क्या है? निडेरियंस हैं। जबकि जो साइकन है ये स्पंज है। स्पंज बोले तो फाइलम पोरीफेरा का जानवर है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। यूप्लेक्टेला, साइकन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला ये सारे जो है स्पंजेज है, यानी फाइलम पोरीफेरा के जानवर है। फाइलम पोरीफेरा के जो जानवर होते हैं, यानी ये सारे जो स्पंजेज है ये ससाइल होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते, एक ही स्थान पर रहते हैं। निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्य नहीं है? अनैच्छिक कार्य नहीं है मतलब कि ऐच्छिक है।
अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जो अपने आप ही होते हैं, अपने आप होते हैं, उस पर आपकी मर्जी नहीं है। यहाँ हमसे पूछा है वह कौन सा कार्य है जिस पर आपकी मर्जी होती है, बिना आपकी मर्जी से ये काम नहीं हो सकता। तो लाड़ स्राव ये अपने आप हो जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। श्वसन ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद पाचन ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। साइकिल चलाना, साइकिल चलाने के लिए आपको अपने मसल्स का यूज करना पड़ेगा, स्केलेटल मसल का, कंकाल मांसपेशियों का, जो कि आपके कंट्रोल में है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जब तक आप पैडल नहीं मारोगे साइकिल नहीं चला पाओगे। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान बोले तो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं लीवेनहॉक, लीवेनहॉक कहे जाते हैं। लेकिन आधुनिक लगा दे, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर रॉबर्ट कोच हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ये है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, और सिंपली बैक्टीरियोलॉजी के फादर लीवेनहॉक कहे जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला वैक्सीन दिया था। ये वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स के लिए, यानी कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल ये एक सामान्य नाम है, और IUPAC नाम क्या है? ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आप याद रख लो। देखो, एक है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये है इथेन डाइओइक अम्ल। देखो, इथेन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 है। कार्बन कितने हैं? 2 है। ओइक अम्ल हम कहाँ लगाते हैं? ओइक एसिड बोल दो, ओइक अम्ल बोल दो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये। और डाई लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार ये आएगा, 2 बार ये COOH आएगा। तो यहाँ देखो ऑक्जेलिक एसिड के केस में ये जो आपको दिखाया गया ना, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ पर देखो आप, मैंने ये बनाया, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर एक कार्बन है, 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 यहाँ पर एक कार्बन है। 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन का फॉर्मूला है। ये पेंटेन है, संरचना सूत्र है, ये पेंटेन का ये संरचना सूत्र है। मान लो मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। 1 2 3, ये क्या है? प्रोपेनॉल है, क्योंकि यहाँ पर OH लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन है तो इथेन आया। और देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, तो C डबल बॉन्ड OH ये ओइक एसिड होता है, क्योंकि 2 बार आया है तो डाइओइक एसिड हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे देखो यहाँ पर मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन आएगा। और क्योंकि 2 बार ये C डबल बॉन्ड OH आया हुआ है, सॉरी C डबल बॉन्ड OH नहीं, COOH, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद OH सिंगल बॉन्ड के साथ 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। यहाँ पर सक्सिनिक एसिड है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। उसके बाद ग्लूटारिक एसिड, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटेन डाइओइक अम्ल। यहाँ पर देखो एडिपिक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ये हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। इस पे आधारित आपसे 2-3 सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है। ब्रोमीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 के तत्व होते हैं। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो फ्लोरीन हो जाएगा दूसरे आवर्त में, क्लोरीन हो जाएगा तीसरे आवर्त में, ब्रोमीन हो जाएगा चौथे आवर्त में, क्योंकि पहले आवर्त में 2 ही तत्व है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या है, यानी कि प्रीफिक्स क्या है? तो ये टेबल आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ देखो 10⁻⁻15, यहाँ तक तो सबको याद होता है। 10⁻⁻15 को हम लोग फेम्टो बोलते हैं, 10⁻12 को पिको बोलते हैं, उसके बाद 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। तो यहाँ तक सबको याद होता है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है 10⁻18 को अट्टो बोलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं, 10⁻24 को योट्टो बोलते हैं। तो ये सारे क्या करेंगे आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। इसमें से ज़्यादातर आपको याद ही होगा, कुछ नहीं याद होगा जो आप ध्यान में रख लेना। फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है? फॉर्मिक अम्ल का, इसी को बोलते हैं मेथनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना है? देखो इस तरह के सवाल पूछने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना किसको याद रहता है कि आप एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहे हो, आयनीकरण नियतांक, इतना कोई नहीं याद रखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एथनोइक एसिड का ये होता है आयनीकरण नियतांक, और फॉर्मिक अम्ल का ये होता है आयनीकरण नियतांक, यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आपसे ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं। फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर पूछा गया है, तो सी हो जाएगा। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? अभी आपने देखा मेलोनिक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। थायरोइन ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायरोइन नहीं होगा, थायरॉइड होगा, ठीक है, थायरॉइड। तो थायरॉइड ग्रंथि जो है, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और दूसरा कैल्सिटोनिन। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन, और एक और है ऑक्सीटोसिन, जो भी आपने देखा था गर्भाशय को संकुचित करवाता है। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये बनते तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा।
पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है, लेकिन बनते हाइपोथैलेमस में है। डैश एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे कोश की लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। जो जड़ें होती हैं उस जड़ों को बाहर से कवर करने वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो पूरे प्लांट बॉडी को ही कवर करती है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो पूरे प्लांट बॉडी को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जड़ों में जो एपिडर्मिस है वहां से कुछ एक कोश की संरचनाएं निकलती है इस प्रकार से। एक कोश की संरचनाएं निकलती है इस प्रकार से। ये जो एक कोश की संरचनाएं हैं इसे बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम। मूल का मतलब जड़, रोम का मतलब हेयर्स। तना का जो एपिडर्मिस होता है वहां भी हेयर्स निकलते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोष्ठीय होते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिसेलुलर लिखा हुआ ना, एक कोशिकीय। तना के एपिडर्मिस पर जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोष्ठीय होते हैं, और इसे हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। सी आंसर। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो। तो यहाँ देख लो ये 22,000 हर्ट्ज है, तो 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते हैं। सी आंसर। बाकी ये सारे जो है ये इस रेंज में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघल करके पानी बन जाएगा, वापस से पानी को आप बर्फ बना सकते हो। फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर का किण्वन, इन सब को आप उल्टा नहीं कर सकते हो। यानी जो फल पक चुका है वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते हो। जो दूध दही बन चुका है उसको दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसको हम उल्टा कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम उल्टा कर सकते हैं। और ये सारे रासायनिक परिवर्तन है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ए आंसर। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। फलन नहीं हो सकता है मतलब क्या है कि उनके बॉडी के अंदर जो शुक्राणु अंडाणु निषेचित होते हैं वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर बोल दो फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, या फिर बोल दो निषेचन नहीं हो पा रहा है। मतलब महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि उनकी बॉडी में फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो ऐसे स्थिति में एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है काफी केयरफुली। ये है ग्लास ट्यूब। इसमें महिला के बॉडी से एग निकाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा, और पुरुष से लिया जाएगा यहाँ पर शुक्राणु, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये आपस में फ्यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। इस जाइगोट को वापस से महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसे कहा जाता है विट्रो। ठीक है, विट्रो। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस ग्लास ट्यूब को बोलते हैं विट्रो। इसी का एक और नाम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक और नाम है ग्लास ट्यूब बेबी। सी हमारा यहाँ पर आंसर। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 किलोग्राम की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिक्षेपित होता है, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी कितना है? फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। जो रिकॉइल वेलोसिटी है बंदूक का, यानी बंदूक का जो प्रतिक्षेपित वेग है ये बराबर हो जाएगा जो बुलेट का द्रव्यमान है। ठीक है, बुलेट का जो द्रव्यमान है गुने में बुलेट का जो वेग है, यानी गोली का जो वेग है, और आपको भाग लगा देना है। यानी ऊपर में क्या है, बुलेट का संवेग है, आपको भाग लगा देना है बंदूक का जो द्रव्यमान है माइनस चिन्ह के साथ। बस इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर संवेग संरक्षण सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बताया है। बुलेट का मास देखो कितना है, 40 ग्राम है। ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बुलेट का वेग कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम। यहाँ नीचे का 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो को खत्म करेगा, 3 से ये 15। उसके बाद 5 चौके में 20 और बट्टे में 10 है, तो -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि गोली जिस दिशा में गई है बंदूक उसके विपरीत दिशा में गया है, तो माइनस के साथ हमारा ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर है जिसके पास गति है, गिरता हुआ नारियल के पास गति है, गतिमान कार के पास गति है, तो A, B, D इन सब के पास गतिज ऊर्जा है। उठा हुआ हथौड़ा के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। चूना सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। देखो, चूना से पोचाड़ा किया जाता है दीवारों पर। जिस चूने से पोचाड़ा किया जाता है, जो चूने पानी का इस्तेमाल होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब दीवारों पर चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के साथ ही दीवारें नहीं चमकती है। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद जो दीवारें हैं वो चमकने लगती है।
व्हाइटिश कलर से चमकने लगती है, सफ़ेद रंग की चमक आ जाती है उसमें। ऐसा इसलिए होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में विक्रिया करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है दीवारों के ऊपर, जिसके कारण उनमें चमक आ जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए सेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेल जो है विभवांतर को शून्य नहीं होने देता है। तो सेल के पास ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या करा, इसका एक एग्जैक्ट कॉपी बना दिया गया। यहाँ लिखा ना सटीक प्रति, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि 100% क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया गया जो इसका एग्जैक्ट कॉपी है, 100% कॉपी है, दिखने में भी एक जैसा है और जीन के लेवल पर भी एक जैसा होता है। तो इसे हम क्लोनिंग बोलते हैं। यानी ये जो यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा हमें, जो कि इसका एग्जैक्ट कॉपी होगा, उसे हम क्लोन बोलेंगे और इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोनिंग बोलेंगे। डैश में कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय व्यूह प्रदान करते हैं। षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल, ये देख रहे हो हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल। तो इनमें सारे जो परमाणु हैं कार्बन के, वो सारे क्या है, एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है और हर एक कार्बन अन्य 3 से बॉन्ड बना रहा है। हर एक कार्बन अन्य 3 से बॉन्ड बना रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये जो कार्बन है ये इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। यहाँ पर 2 ही दिखाया गया है, बट एक और होगा। यहाँ पर आपको कुछ टुकड़ा दिखाया गया है, संरचना का कुछ टुकड़ा दिखाया गया है। एक्चुअल में जो टोटल संरचना है उसमें आप देखेंगे कि हर एक कार्बन अन्य 3 के साथ बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट के अंदर। हीरे के अंदर एक तल में ये सारे कार्बन परमाणु नहीं होते हैं और हीरे के अंदर हर एक कार्बन अन्य 4 से बॉन्ड बनाता है। ये अंतर होता है हीरा और ग्रेफाइट में। रेडियोधर्मी तत्व को डैश में रखा गया है। रेडियोधर्मी तत्व को एक्टिनाइट सीरीज के अंदर रखा गया है। इसके अलावा लेंथेनाइड में भी है, ठीक है, लेंथेनाइड में भी है, लेकिन एक्टिनाइड के अंदर जो तत्व है 90 से लेकर 103 तक, ये सारे रेडियो एक्टिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ध्वनि तरंग है। जो ध्वनि तरंग है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है। उष्मा, प्रकाश, यूवी किरणें, ये सारे जो है ये विद्युत चुंबक की तरंग है, तो ये सारे कर सकते हैं निर्वात में यात्रा। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3। टोटल कितने परमाणु है? 7 है। डी हमारा आंसर। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। सहसंयोजन आबंध में 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम 3 बॉन्ड हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 परमाणुओं के बीच में बोल रखा है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में तो बनता है ये ट्रिपल बॉन्ड। N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अधिकतम 3 बॉन्ड हो सकती है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और 2 गुनी हो जाती है, विभवांतर 2 गुनी हो जाती है, तो परिपथ का प्रतिरोध, देखिए V/I बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट क्या होता है? R होता है। अगर विभवांतर को डबल करोगे तो करंट अपने आप डबल हो जाएगा, और अगर आप करंट को डबल करोगे तो विभवांतर डबल हो जाएगा। मान लो विभवांतर डबल हो गया तो करंट भी डबल हो गया, फिर 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फिर से R मिल जाएगा। तो प्रतिरोध समान रहता है, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। यहाँ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे मूल जो है ये जाति है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे जो बेसिक यूनिट है यह है स्पीशीज। यदि बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। W बराबर होता है हमारा F/S cos थीटा, यही होता है। अब डिपेंड करता है cos थीटा के मान पर। cos थीटा का मान अगर धनात्मक है तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक है तो कार्य ऋणात्मक। cos थीटा का मान अगर 0 है तो कार्य 0 हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री ये 1/√2 होता है। cos 0 डिग्री 1 होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है और cos 180 डिग्री यानी cos पाई -1 होता है। यहाँ से आप देख लो, इस दोनों के केस में कार्य धनात्मक, इसके केस में 0, इसके केस में ऋणात्मक। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल या फिर औसत वेग एक पूरे समय अंतराल में वस्तु की गति को दर्शाता है। तो दिए गए समय अंतराल के दौरान एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन होगा यहाँ पर, ठीक है, बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो लेंस के पास प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसमें कोई विचलन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है, यानी कि अपवर्तन नहीं होता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश रेखा। तो डी आंसर। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या डैश है। पानी है, H2O है। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। मोलर मास 18 ग्राम बोले तो एक मोल का मास 18 ग्राम है, तो 90 ग्राम में कितना मोल? 5 मोल।
डैश सबसे सरल एल्कोहल है। सबसे सरल एल्कोहल हम बोलेंगे अल्कोहल फैमिली का जो पहला मेंबर है, यानी कि मेथनॉल। मेथनॉल को हम लोग जहरीली शराब भी बोलते हैं। इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा जनन करता है? बडिंग ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। ये देखा जाएगा आपको ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। हमारा आंसर यहाँ ईस्ट हो जाएगा। अमीबा पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोश के जीव समाविष्ट है? एक कोश के जीव है, प्रोकैरियोटिक है, कौन सा हो जाएगा? किंगडम मोनेडा। किंगडम मोनेडा के अंदर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यही सब है। एक कोश के होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और कोशिकांग में भी केवल राइबोसोम इसमें होता है, बाकी कोई कोशिकांग नहीं होता है। प्रोटिस्टा जगत में हम बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर भी एक कोश के जीव आते हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक होते हैं। एक्टिनियम की परमाणु संख्या यानी कि AC 89 होता है और लेंथरम का 57 होता है। ये दोनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? एक अधातु का है तो 8 और 2 10 और 3 13 13 इलेक्ट्रॉन है। उदासीन परमाणु है तो 13 इलेक्ट्रॉन बराबर 13 प्रोटॉन हो जाएगा। 13 प्रोटॉन है यानी कि एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम का होता है जो कि धातु का है। यहाँ है 14, टोटल 14 यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ये 14 है तो ये सिलिकॉन का होता है। यहाँ है 15 जो कि फास्फोरस का होता है जो कि अधातु है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है 11 जो कि सोडियम का होता है, ये धातु है, सिलिकॉन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन। A, C, D ये सारे क्या है? एल्केन है, एल्केन के मेंबर है। एथीन ये एल्काइन है, एथीन ये एल्काइन है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? बल का न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है, तो D हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, उत्क्षेप का मतलब होता है अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट को भी तो हम लोग न्यूटन में ही मापते हैं ना, तो हमारा आंसर तो B और D दोनों होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इन विकल्पों को देखते हुए B और D दोनों आंसर हो जाएगा। दाब का पास्कल होता है, गति को हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिका के बारे में यानी कि RBC के बारे में, रेड ब्लड कॉर्पसल के बारे में सही नहीं है? RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो हीमोग्लोबिन मौजूद है, सही है। इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। जो RBC का शेप होता है वो सर्कुलर होता है या फिर बाइकॉनकेव होता है, वृत्तीय होता है, वह अवतल होता है, बाइकॉनकेव होता है, सही है। साइज में आप याद रख सकते हो कि साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। डैश में पानी के संघनन के लिए, संघनन नहीं होगा, संचरण होगा। संचरण के लिए विशेष उत्तक है। पानी के संचरण के लिए कौन सा उत्तक है? जाइलम। किसके अंदर? पेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के अंदर नहीं है। यहाँ पर आंसर हमारा C हो जाएगा। कवक के अंदर भी नहीं है। डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको। एसिटिलीन होता है एथीन यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। CC ट्रिपल बॉन्ड बोले तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एथीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपेन हो गया आपका CH3 CH2 CH3। इथेन हो गया आपका CH3 CH3। यहाँ देखो आप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन के केस में भी है, इथेन के केस में है। एल्केन है ये दोनों, तो एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर C और D दोनों हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमारी साइड से यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है या फिर आपके एग्जाम में ही इस तरह के सवाल पूछे गए थे जहाँ C और D दोनों आंसर, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे C और D दोनों हो जाएगा। एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, और एल्कीन एल्काइन जिसके अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब देखने को मिलते हैं वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? क्रिप्टोगैम होता है, फेनोडोगैम होता है। पादप को दो समूह में बांटा गया, पहले क्रिप्टोगैम और फेनोडोगैम। क्रिप्टोगैम वो होते हैं जो सीड नहीं देते हैं और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो जननांग होते हैं, वो दिखते नहीं है, विजुअल नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाता है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और फेनोडोगैम के अंदर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो आयाम, तरंगदैर्घ्य, गति ये सारे बदल जाते हैं, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वृद्ध गुण वाले डैश युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है एक, क्रॉस का मतलब होता है निषेचन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक गुणों को हम लोग कंसीडर करते हैं और निषेचन करवाते हैं। एक गुण जैसे मान लो कि मैंने ले लिया लेंथ, मैंने ले लिया लंबाई, तो हम क्या करेंगे? दो प्लांट लेंगे, एक लेंगे लंबा और एक लेंगे बौना। क्या लिखा है यहाँ पर? वृद्ध। वृद्ध यानी कि अपोजिट ट्रेट वाले। यहाँ गुण का मतलब क्या है? ट्रेट। तो हमने एक विशेषता को चुना, लंबाई को चुना। लंबाई में हम लोग लंबाई बोल सकते हैं, बौना भी बोल सकते हैं, और इनके बीच में करवाएंगे
निषेचन, इसी को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो केवल एक। आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। एक अम्ल है और एक अल्कोहल है, एक अम्ल है और एक अल्कोहल है। तो यहाँ देखो, अम्ल से OH, अल्कोहल से H, ये मिलकर के पानी बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा यहाँ पर एस्टर। एस्टर का जो सामान्य सूत्र होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है COOR। ठीक है, COOR, C11OOR, एस्टर। दो निकायों के बीच यानी दो बॉडी के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? F = G(m1m2)/r²। यही होता है, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल निष्प्रभावित होता है। गलत हो जाएगा। हर दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कुछ न कुछ काम करता है। अच्छा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये केवल आकर्षण नेचर का होता है, यानी दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित होता है, ये सही है, बी आंसर। बाकी पढ़ लेना, ये सारे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? यहाँ है 2, 8, 10, 5, 15। 15 है फास्फोरस का, यहाँ हो जाएगा 17 जो कि है क्लोरीन का, यहाँ है 16 जो कि है सल्फर का, यहाँ है 14 जो कि है सिलिकॉन का। ये तीनों अधातु का है। डी है सिलिकॉन जो कि उपधातु है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती है। तो वायु का घर्षण क्या है? नगण्य है, तो ये एक समान त्वरण से गिरती है। एक समान त्वरण यानी जो त्वरण है हमारा वो एक समान, वो G के बराबर होता है। अगर हम एयर फ्रिक्शन वगैरह को कंसीडर करते हैं तब जो हमारा A है ये अलग अलग वस्तु के केस में अलग अलग हो सकता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी वेग बोल दो, चाल बोल दो, ये सब तो आप जानते ही हो। जैसे जैसे जमीन के करीब आएगा वस्तु, इसके वेग और चाल में वृद्धि होती है। फिर से आरबीसी के बारे में पूछा है कि कौन सत्य नहीं है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आकार अमीबा के आकार अथवा वृत्तीय आकार का। अमीबा के आकार का नहीं होता है, वृत्तीय तक तो ठीक था, अमीबा नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर। बाकी ये सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? वही विलयन बिजली का संवहन करेगा, यानी वही विलयन अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएगा जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन, एनायन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर शर्करा हो जाएगा। चीनी पानी का घोल इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाएगा क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+OH- होगा, कैल्शियम क्लोराइड में Ca+2 होगा, Cl- होगा, सोडियम क्लोराइड में आपका Na+Cl- होगा। तो इन सब में ट्रांसपोर्ट होगा, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, चीनी पानी के घोल में नहीं होगा, शर्करा वाले विलयन में नहीं होगा। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। जी का मान जो है सतह पर मैक्सिमम होता है। आप सतह से ऊपर जाओ या फिर सतह के नीचे आओ, जी के मान में कमी आता है। जी के मान में कमी आता है। हमसे बोला है कि कब बढ़ेगा, तो जब ऊंचाई में कमी होगा या फिर गहराई में कमी होगा। तो ऊंचाई में कमी हमारा आंसर। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब उसके वायुमंडल में O2 प्रेजेंट नहीं था, यानी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में उपस्थित नहीं था। क्या सब था? अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, यही सब, वाटर वेपर, ये सारे प्रेजेंट थे। O2 नहीं था। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? बहुपरमाणविक यानी कि पॉली एटॉमिक। और यहाँ परमाणु तो नहीं होगा, अणु होगा। कि कौन सा अणु है जो बहुपरमाणविक है, यानी बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं। देखिए, पॉली एटॉमिक हम बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुपरमाणविक अणु हम उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यहाँ देखो आप, फास्फोरस के लिए हम P4 बताते हैं, ये टेट्रा एटॉमिक है। क्लोरीन Cl2, आर्गन मोनो एटॉमिक है। गंधक S8 ऑक्टा एटॉमिक। तो बहुपरमाणविक जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आंसर इसमें से क्या टिक मारना चाहिए? बहु एटॉमिक ये सारे हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक जिनमें भी प्रेजेंट है वो सारे पॉली एटॉमिक के ही अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सवाल का ये सेंस लो कि सबसे ज्यादा परमाणु किसके अंदर है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। गंधक हम सल्फर को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ये सोच ले यहाँ पर कि सबसे ज्यादा परमाणु किसके अंदर उपस्थित है, तो सल्फर हो जाएगा। बाकी बहुपरमाणु का मतलब ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। अभी आपने देखा था अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर के क्या बनाया था? एस्टर, ठीक है। वापस से आप चाहते हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त करना, तो क्या करवाना पड़ेगा? एस्टर को हम रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ या फिर एसिड के साथ, बेस के साथ यानी क्षार के साथ या फिर अम्ल के साथ, हमें मिल जाएगा फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। निम्न में से कौन विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, सही है। उच्च गलनांक क्वथनांक बोलना गलत हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, ये सही है। जल में ये नहीं घुलते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें घुलते हैं, ये भी सही है, बी आंसर। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, सेसाइल होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, नहीं चलते हैं, अचल होते हैं, पोड़ी फेरा के, जिसे हम लोग
स्पंज भी बोलते हैं, यानी इसके जो सदस्य हैं उसे हम लोग स्पंज बोलते हैं। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण दर्पण बोलने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के अभिसारित होती है, यानी कि कन्वर्ज होती है, मिलती है। तो जो कॉनकेव मिरर है वो है कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसरण दर्पण। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद दूर भागती है। तो हमारा आंसर यहाँ अवतल हो जाएगा। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है, वो मजबूत होते हैं। तो ज़्यादा H+ वो देगा जो अकार्बनिक होगा। तो HNO3, H2SO4, HCl ये सारे अकार्बनिक अम्ल हैं, ये अच्छे खासे H+ देंगे। Cl3COH ये एक कार्बनिक अम्ल है, तो इन तीनों की तुलना में ये बहुत ही कमजोर होगा। बी आंसर हो जाएगा। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? असंतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर दोनों हो सकता है। इथेन एल्केन है तो ये संतृप्त होगा। ब्यूटेन एल्केन है, संतृप्त होगा। मीथेन एल्केन है, संतृप्त होगा। बेंजीन में आप जानते ही 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन हमारा आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या है, यही पूछा है। कैल्शियम का 40 होता है मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 7 हो गया, 74U। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन डैश को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर डैश होगा, फिल इन द ब्लैंक। तो न्यूट्रॉन डैश को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बी आंसर। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या है? टोल्यून, ठीक है, टोल्यून। यहाँ पर Hv का मतलब है लाइट एनर्जी, Hv का मतलब है लाइट एनर्जी। तो यहाँ देखो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में इस हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन को जोड़ा गया है, ये बन चुका है ट्राइक्लोरोटोल्यून। डी हमारा आंसर। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और आकाश हमें नीला दिखाई देता है, या फिर बोल दे स्पेस से पृथ्वी हमें नीली दिखाई पड़ती है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए, या फिर बोलते दूध की शुद्धता को मापने के लिए? लैक्टोमीटर हो जाएगा। बी आंसर, लैक्टोमीटर। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभी आपने देखा था अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। अवतल को कन्वर्जिंग, उत्तल को डाइवर्जिंग। बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? अति उष्माक्षेपी बोले तो इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा उष्मा का उत्सर्जन होता है। ये हो जाएगा जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलना, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा क्या? यहाँ देखो जल में हम अम्ल मिला रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता कि अम्ल में हम जल मिलाते हैं। अम्ल में जल मिलाना ये ज्यादा डेंजरस होता है जल में अम्ल मिलाने की तुलना में। दोनों ही प्रक्रिया में क्या है, उष्मा का उत्सर्जन बहुत ही होता है। डैश का एक संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो ये आयरन हो जाएगा। आयरन का संक्षारण जो है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल बहुत होता है। आयरन का इस्तेमाल जो है मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने में, ब्रिजेज बनाने में ज़्यादा किया जाता है। तो आयरन का अगर संक्षारण हो जाए, उसमें जंग लग जाए, तो धीरे धीरे आयरन कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, पार्ट को हटाओ फिर दूसरा आयरन लगाओ, तो इन सब में क्या है, खर्चे आते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क बोले तो सेरिब्रम के बारे में सही नहीं है। प्रमस्तिष्क ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है, ये सही है। और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 80% है टोटल ब्रेन का। टोटल ब्रेन का 80% एरिया यही कवर करता है। यहाँ देखो आप, ये पूरा हमारा सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है। आगे भी आप इसका पार्ट देख रहे हो, पीछे भी देख रहे हो और साइड से भी देख रहे हो आप। ये तीनों भाग बनाता है। उसके बाद इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 भाग हैं, 2 गोलार्ध हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये और एक ये, इसको जोड़ने वाली एक संरचना होती है यहाँ पर, इसको जोड़ने वाली एक संरचना होती है यहाँ पर, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। इसको टफ बॉडी भी कहा जाता है, ये हार्ड बॉडी, कॉर्पस कैलोसम। इसके बारे में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि ये केवल स्तनधारियों में ही देखा जाता है, यानी कॉर्पस कैलोसम ये स्तनधारियों का एक लक्षण है, केवल स्तनधारियों के ही अंदर ये पाया जाता है। अधिक सांद्रता H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल को गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। एथेनॉल है, इसको गर्म किया गया, एक्सेस एसिड लिया गया है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अधिक सांद्रित। एक्सेस एसिड यानी कि अधिक और सांद्रित यानी कि कंसंट्रेटेड। तो एक्सेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है। टेम्परेचर है यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस। तो 180 में आप 273 ऐड करो तो 3, ये 15, 4, तो यहाँ पर 453 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास ही है।
तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो है H और OH पानी बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ये H2 है बाहर निकल जाएगा और इथाइलिन बन जाएगा यहाँ पर। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों, ठीक है, पराग कणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। फूल का जो नर प्रजनन भाग होता है जिसका एक हिस्सा होता है पराग कोश, इस पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है। ये पराग कण जो है मादा प्रजनन भाग का एक हिस्सा होता है, वर्तिकाग्र यहाँ पे जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको बताना है कि एजेंट क्या होता है, यानी पोलन को यहाँ से इस स्टिग्मा तक ले जाने वाला एजेंट क्या होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो H बराबर होता है I²RT। I है करंट, R है प्रतिरोध, T है समय, H है ऊष्मा। यह है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का नियम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। समूह 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, जो अभिक्रियाशीलता है ये घटती चली जाएगी, तो आयोडीन हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है यह है फ्लोरीन। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.40 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। 0.04 सेकंड में एक कंपन करता है, तो आवृत्ति निकालना है तो आपको 1 सेकंड में पता करना है कि कितना कंपन करता है, तो 1 में ये हो जाएगा। या फिर आप सीधा याद रखो F बराबर होता है 1/T। आवृत्ति और समय अंतराल में उल्टा रिलेशन होता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 100/4 यानी कि 25 हर्ट्ज। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जिसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो कि रेटिना पे बनना चाहिए ये बनता है रेटिना के पीछे, इसको सही करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। इसको लगाने के बाद देखो जो प्रतिबिंब है वापस से रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे ये आप बोल सकते हो मायोपिया में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे यानी यहाँ पर कहीं बनेगा, और उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने, ठीक है, मेंडलीव। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CSO4.2H2। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ये वेग हो जाएगा, वेग के पास गति के साथ साथ दिशा भी होती है। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का घनत्व पानी से भी कम होता है, ये सब पानी में तैरते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखो क्या होगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है 883 डिग्री सेल्सियस। ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। 883 डिग्री सेल्सियस ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉपर, सोना, लोहा इन सब की तुलना में ये कम है, क्योंकि इन सब का जो है 1000-2000 से भी ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में जो है सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है और क्वथनांक घनत्व तो इसका बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन का इस्तेमाल होता है। एक कार पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? V बराबर U प्लस AT लगाएंगे। U 0 हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है गिरकर, ठीक है, गिरकर। A का मान यहाँ पर 10 लगाना है, 10 लेना है, और T है 0.8, तो ये 8 सेकंड हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/F = 1/V + 1/U। निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रोपीन है, प्रोपीन ये क्या है? एल्काइन है, ठीक है, एल्कीन है, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ये प्रोपाइन है, ये एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। डी आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH, और प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा CH3 CH2 COOH। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है, आवर्त 1 में केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, दोनों गैस हैं। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है उसमें स्टारफिश, सी कुकम्बर, सी अर्चिन, सी लिली, ये सब। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के जो हम लोग की आंखें हैं उसमें रेटिना है, रेटिना पर एक इमेज बनता है। वो जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है, वो इमेज वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें वस्तु तो सीधी दिखाई पड़ती है, वो इसलिए
इस उल्टे इमेज को हमारे ब्रेन के द्वारा सीधा कर दिया जाता है, लेकिन रेटिना पर इमेज वास्तविक और उल्टा ही बनता है। यदि किसी लवण का pH 7 है तो यह लवण डैश है। तो अगर किसी सॉल्ट का pH 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। तो जब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के pH लवण का 7 होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लवण है ये क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। तो उदासीन लवण हमें मिलेगा जब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे। सशक्त का मतलब मजबूत। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। ये पिछले वीडियो में भी ये सवाल आया हुआ था, वहां मैंने गलत आंसर टिक मार दिया था, 6 मार दिया था, माफ करना 7 मार दिया था। आंसर इसका 6 होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, Na2CO3। तो 3 है ऑक्सीजन का, 1 है कार्बन का, 4 हो गए, और यहाँ 2 है सोडियम का, तो 6। तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 होता है, लेकिन मैंने 7 आंसर मारा था, तो आप करेक्ट कर लेना। पीतल के घटक क्या है? पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, आपको बताना है इनमें से किसका है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। तांबा और टीन यानी कि कॉपर प्लस टीन, ये होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, और ये है कॉपर प्लस जिंक जो कि है ब्रास यानी कि पीतल। लेड और टीन क्या होता है? Pb प्लस Sn, ये होता है रांगा जिसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्रोमियम और निकल, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, उसके बाद होता है आयरन, मैग्नीज, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्डेड है कहने का मतलब कौन सा यौगिक? ये प्रोपाइन है तो ये एल्काइन हो गया। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये प्रोपीन है यानी कि एल्कीन है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये प्रोपेन है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्केन है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है CH2CH2OH। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके तुलना में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बारिश हो रही है तो हो सके बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ज्वार भाटीय ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो भी सोर्स है एनर्जी के। पृथ्वी का आंतरिक भाग से जियोथर्मल एनर्जी हमें मिलती है। संचित भूमि हमारा आंसर हो जाएगा, ये कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH डैश होता है। इसमें से बताना है अत्यधिक अम्लीय कौन होगा जिसका pH 0 होगा इन सब की तुलना में। वैसे तो ये भी काफी अम्लीय है, ये भी काफी अम्लीय है, pH 1, लेकिन इन सब में अगर हम देखें तो ये 0 वाला जो होगा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। 7 वाला तो उदासीन होगा और pH 14 यानी कि अत्यधिक क्षारीय हो गया ये। अब एक सॉल्ट है जिसका pH मान 12 है तो यह डैश का लवण है। अम्ल क्षार मिलते हैं, लवण का निर्माण होता है। एसिड बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट का जो pH है वो 12 है यानी कि क्षारीय है। ये जो सॉल्ट है ये बेसिक है, क्षारीय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षार है वो प्रबल है यानी कि मजबूत है, और जो अम्ल है वो दुर्बल है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है यानी कि ड्राई होती है और उनमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं? यह है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, और इनके स्किन में शल्क होते हैं। पक्षी वर्ग में पक्षियों के स्किन में भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड आप याद रख सकते हो, ऑयल ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथि। स्तनधारी की स्किन पे बाल होते हैं। तेल ग्रंथियां होती है और श्वेत ग्रंथियां होती है, पसीने वाली ग्रंथियां। उभयचर के जो स्किन होते हैं वो मोइस्ट होते हैं यानी कि नम होती है, और इनके स्किन में भी ग्लैंड्स होते हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां यानी कि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। डी हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो आवर्त 1 में केवल अधातु है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तरंग लंबाई, यहां तरंग लंबाई का मतलब है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग एक ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, बताना है इनमें से कौन है। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। बी हमारा आंसर। अग्रस्त मेरिस्टम, इसी को बोलते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टम यानी कि एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम ये कहां पर होता है? रूट एपेक्स पर और शूट एपेक्स पे, यानी कि रूट टिप एंड शूट टिप, तनों के शीर्ष पे और जड़ के शीर्ष पे। तो ये हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 1 के तत्व कहा जाता है क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन होते हैं। वर्ग 17 के तत्व। वर्ग सरीसृप में अभी आप लोगों ने देखा, वर्ग सरीसृप में स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होते हैं, शल्क होते हैं। तो शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है।
बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा, ये हम लोग के अंदर हो जाएगा, यानी कि स्तनधारी के अंदर। ठीक है, स्तनधारी के अंदर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में बल काम करता है। ये बल आप जानते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो ये F = Gm1m2/r² होता है। ये तो आप जानते ही हो। मान लो कि दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, दो चार्ज है। इनके बीच की दूरी यहां पर मान लो कि r है, तो इनके बीच में काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे बोलते हैं हम लोग विद्युत स्थैतिक बल। ये बल बराबर होता है Q1 Q2 बटे में r²। इसको देखो आप, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको देखो कितनी समानताएं हैं दोनों में। दोनों के फॉर्मूले को आप देखो कितनी समानताएं हैं। यहां भी दूरी, यहां भी दूरी, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यहां भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहां भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। यहां m1 × m2 है, यहां Q1 × Q2 है। यहां देखो दोनों द्रव्यमान है, यहां दोनों आवेश है। ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण, ये केवल आकर्षण नेचर का होता है। ठीक है, केवल आकर्षी नेचर का होता है, जबकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आकर्षी और विकर्षी दोनों ही नेचर के होते हैं। डिपेंड करते हैं चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों समान नेचर वाले चार्ज होते हैं, यानी कि दोनों मान लो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तब विकर्षी नेचर का ये बल होता है। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आकर्षी नेचर का होता है। यहाँ जो G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये होता है। यहाँ जो K है इसे बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम ये ऐसा यूनिट होता है चार्ज के लिए। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो दो द्रव्यमान है उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है, यही आपसे पूछा गया था। और यहाँ पर दो आवेश के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। सोना धातु है, प्लेटिनम धातु है, तांबा धातु है, कार्बन अधातु है। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। pH वैल्यू सॉल्ट का 0 है, मतलब प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है और कमजोर क्षार है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा ये। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास भी होने दे और ऊष्मा का उत्सर्जन भी करे, वो यानी कि वो गर्म भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलॉय यानी कि मिश्र धातु, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, उसमें हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिश्र धातु है, निकल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज का। तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग हवा की स्पीड को बताते हैं, हवा की शक्ति को, स्पीड को बताते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है, स्पीडोमीटर दूरी मापता है, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती है। तो टोटल उपधातु 7 है और ये सातों जो उपधातु हैं ये आवर्त 2 से लेकर के 6 में है, यानी आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु नहीं है। इसमें भी आप ध्यान में रखना कि जो आवर्त 4 और 5 है, जो आवर्त 4 और 5 है, इनमें 2 उपधातु है, यानी आवर्त 4 में भी 2 उपधातु है और आवर्त 5 में भी 2 उपधातु है। इसके अलावा कौन सा बचा? 2 बचा, 3 बचा, 6 बचा। तो इन सब में एक एक उपधातु है, इन सब में एक एक उपधातु है। टोटल 7 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी। बाकी ये सारे जो है सदिश राशि है, तो दिशा के अकॉर्डिंग ये सारे नेगेटिव हो सकते हैं। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ये हमारा आंसर। बिचवा के पौधों की नोकदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यहाँ बिचवा के पौधों की नोकदार पत्ती लिखा है ना, बिचवा प्लांट जो है इसी को बोलते हैं निटल प्लांट। तो निटल प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों में डंकनुमा बाल होते हैं। यही बाल जब चुभते हैं तो मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण दर्द होता है। तो मेथनोइक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा। मेथनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसके कारण दर्द हुआ है। अब इस दर्द को खत्म करने के लिए इलाज इस प्लांट के आसपास ही होता है, यानी जहां पर ये निटल प्लांट ग्रो करता है उसी के आसपास डॉग प्लांट भी ग्रो करता है। डॉग प्लांट की पत्ती को रगड़ लो, जहां पर ये बाल चुभा है, जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर डॉग प्लांट की पत्ती को रगड़ लो, ये दर्द से आपको आराम देगा। यानी जहां पर दर्द देने वाले प्लांट हैं उसी के आसपास इस दर्द का इलाज भी है। यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V/I = R होता है।
और ये कांस्टेंट होता है। अगर प्रतिरोध को 2 गुना करोगे तो माफ करना, अगर आप विद्युत धारा को 2 गुना करोगे तो ये जो विभवांतर है ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 फिर खत्म हो जाएगा, तो ये R ही रह जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, तो प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा। लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा, प्लांट के अंदर जो बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का तो काम होता ही है। और एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होता है, जिसका काम होता है ट्रांसपिरेशन और गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना ये सही है। और रोमों की सहायता से, जो रोम होते हैं यानी कि हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस से ही निकलते हैं, तो इसकी सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करना, ये एपिडर्मिस यानी कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका नहीं है। एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एपिडर्मिस का काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन के बारे में बताना है, रिडक्शन के बारे में बताना है। मान लीजिए कि कोई एटम है X, ठीक है, कोई एटम है X, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा तो इस पर 1 प्लस चार्ज आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया तो इसके कारण इस पर प्लस चार्ज आया। यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में देखो इंक्रीमेंट हुआ है ना, यहां पर 0 था, यहां पर +1 आ चुका है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। इस X का ऑक्सीकरण हो गया। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला है, मान लो इसको कोई एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कि कोई Y है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी कि अपचयन हुआ, या फिर बोल दो अवकरण हुआ। ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और उपचयन भी बोलते हैं, और रिडक्शन को हम लोग अवकरण भी बोलते हैं और अपचयन भी बोलते हैं। तो यहां पर Y का रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ? यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0, यहां पर -1 हो गया। तो यहां देखो आप लिखा हुआ है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। प्रोटॉन की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, तो A और B दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों में प्रोटॉन लिखा हुआ है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है उपचयन में। देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जब लॉस होगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहां पर देखो लिखा हुआ है कि उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जित लिखना यहां पर तो ठीक नहीं होगा ना, उत्सर्जित नहीं होगा। हम बोलेंगे यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा तो अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ करके जाएगा तो उपचयन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब आएगा परमाणु में तब अपचयन हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर उत्सर्जित काट करके ग्रहण लिख दें, ठीक है, कि ग्रहण किया गया, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? उत्तल लेंस है, वस्तु को 2f1 पर रखा गया है, ये है वस्तु AB जिसको 2f1 पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब बना लेंस की दूसरी साइड B है, A', ठीक है, A', तो यहां पर देखो आप प्रतिबिंब उल्टा है यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है, और जो एरो का लेंथ दिखाया गया यहां पर ये समान साइज का है, यानी कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज समान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छवि का आकार क्या होगा? पूर्ववत, यानी कि पहले जैसा। निम्न में से कौन से कथन सही है? चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। तो 8, 8, 18, 18, 32, 32 यही होता है। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8, 8 तत्व, चौथे और पांचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32, 32। हमसे चौथे और पांचवें पूछा है तो 18 तत्व, ए सही है। जो सातवां आवर्त है उसमें 32 तत्व है और छठे वाले में 32 है। यहाँ पर 33 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सातवां आवर्त अपूर्ण है, ये चीज सही है, लेकिन इसमें 32 तत्व है, 33 नहीं। छठे आवर्त में 32 तत्व है तो सी सही है, ए और सी सही है, ए और सी। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? हमारे आवर्त सारणी में जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है वो कौन से तत्व है? धातु में है मरकरी और अधातु में है ब्रोमीन। कमरा का तापमान हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 20 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, यही दोनों होता है। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बोल दो गलनांक, ये नेगेटिव होता है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव होता है, जबकि कमरे का तापमान तो इतना है। उसके बाद सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया और गैलियम हो गया। फ्रांसियम तो हमारा रेडियोधर्मी तत्व है, जो सीजियम है और गैलियम है और ये फ्रांसियम है। इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कमरे के तापमान के आसपास ही होता है, कमरे के तापमान के आसपास ही होता है। 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व है। सीजियम और गैलियम को जब हम हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर सीजियम और गैलियम हो जाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इसीलिए ये पिघल जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली, क्योंकि इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। चली हुई गोली के पास स्पीड बहुत ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा इनके पास अधिक होगी। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु नहीं होगा, गैस होगा। गैस की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा है आयोनाइज्ड गैस, यानी कोई गैस है उसी को आयोनाइज कर दो तो प्लाज्मा स्टेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है गैस पर कि गैस कौन सी है। गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आयोनाइज्ड होने के बाद कौन से रंग के साथ ये चमकने वाली है प्लाज्मा स्टेट में। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। पीएच मान 14 है यानी कि क्षारीय है, प्रबल क्षार हो गया एक तरह से। ये पीएच मान 14 मतलब ये बना होगा मजबूत क्षार से और कमजोर अम्ल से। तो बी आंसर। जीवाश्म काल यानी जीवाश्म का एज पता लगाने के लिए एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। ये हो जाएगा समस्थानिक। कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना है, कार्बन डेटिंग। इसका इस्तेमाल होता है जीवाश्म के उम्र को पता लगाने के लिए, फॉसिल के एज का पता लगाने के लिए। और इस कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन का जो आप लोग जानते हो वो C12 होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट है कार्बन का समस्थानिक। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन 14 है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, समस्थानिक है कार्बन का। डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सारे के सारे धातु हैं, जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे धातु हैं, और धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कुचालक नहीं होते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि तुलनात्मक रूप से बताओ कि कौन कुचालक है सारे सुचालक, लेकिन तुलनात्मक रूप से बताना है कि कौन कुचालक है। चांदी सबसे अच्छा, धातुओं में सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा के लिए भी, विद्युत के लिए भी। सोना भी अच्छा चालक है, कॉपर भी अच्छा चालक है ऊष्मा के लिए, एल्यूमिनियम भी अच्छा चालक है, और आयरन भी। इन सब के बाद बोल सकते हो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के बाद, एल्यूमिनियम के बाद आयरन अच्छा चालक है। ये जो लेड है और जो मरकरी है तुलनात्मक रूप से ये ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे। गैस स्थिरांक यानी कि गैस कांस्टेंट आर का मान क्या है? आर से दिखाते हैं गैस कांस्टेंट को। जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आदर्श समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में, यहाँ जो पी होता है प्रेशर में होता है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पास्कल में। वी होता है वॉल्यूम, वैल्यू पुट करेंगे मीटर क्यूब में। एन होता है नंबर ऑफ मोल, आर होता है गैस कांस्टेंट और इसका वैल्यू भी होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक दो बार मैंने आपसे कहा था कि ये वैल्यू आप ध्यान में रखो, आपसे पूछा जा सकता है। 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और टी होता है टेम्परेचर, जो कि हम लोग यहाँ पर केल्विन में पुट करते हैं। पराग कण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पराग कण बनते हैं पराग कोश में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो ग्रुप नंबर 16 के सारे तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही सारे तत्व है। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है ये बढ़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा, उससे छोटा टेल्यूरियम, उससे छोटा सिलेनियम, उससे छोटा सल्फर, सबसे छोटा ऑक्सीजन। तो हमारा सही क्रम बी हो जाएगा। यहाँ जो टेल्यूरियम है और पोलोनियम है ये उपधातु है, जिसमें कि जो पोलोनियम है ये है रेडियोधर्मी उपधातु। स्तनपाइयों में यानी कि मैमल्स में, तो मैमल्स में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि हमारे त्वचा में होती है और बाल होते हैं, तो ये स्तनपाई। शल्क के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, शुष्क होती है रेप्टाइल्स के अंदर यानी कि सरीसृप के अंदर। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है बर्ड्स के केस में। देखो बर्ड्स के पूरे स्किन में ग्लैंड्स नहीं है। बर्ड के केस में केवल एक ही ग्लैंड होता है उसके पूंछ के पास, ठीक है। प्रीन ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करता है ऑयल को, यानी ये जो है एक तरह का तेल ग्रंथि है। तो हम इसकी स्किन को भी बिना ग्लैंड वाली स्किन ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।